हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था। आप सभी को पता है एक दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड होना आपका शुरू हो गया है, क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुका है। बिहार दरोगा, आपका बीपीएससी का सभी एग्जाम नजदीक आने वाला है। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपका शुरू करने वाले हैं। आज जो क्लास है आपका, इससे पहले कि आपको हम पढ़ाए थे मुगल काल, तो मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक हम आपको पढ़ा दिए थे। इसमें इसका कोडिंग बताए थे, बाहों में आजा सैया यारा, या फिर ट्रिक था इसका भाजसा। क्या दोस्तों? भाजसा ट्रिक था, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यही आपका अगर पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर किया, मुगल का अंतिम ताकतवर शासक तो औरंगजेब का नाम आता है। उसके बाद मुगलों के उत्तरावर्ती मुगल शासक की बात हम करते हैं, लेटर मुगल रूलर की बात करते हैं। इसको कह सकते हैं कि मुगलों का सबसे बकलोल शासक है ना। ये सब बकलोल था, ये सब बेवड़ावन शासक था, बेवड़ा था। इन लोग कोई काम नहीं किया, बस नाम मात्र के कुछ शासक है, उसको नाम हम लोग रफली पढ़ लेते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो गाइस, सबसे पहला उत्तरवर्ती मुगल शासक में बहादुर शाह प्रथम का नाम याद रखना है, जो कि 1707 से लेकर 1712 तक याद रहा। फिर आपको जहांदर शाह का नाम पढ़ना है, 1712 से लेकर 13 तक गद्दी पर रहे थे। फिर आपका फर्रुखसियर काफी इंपॉर्टेंट होंगे, 1713 से 1719 तक रहे थे। फिर आपका मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक रहे थे। तो याद रखना है बहादुर जहांदर फर्रुखसियर, 3 वर्ष याद रखना है, बहादुर जहांदर फर्रुखसियर, बहादुर जहांदर फर्रुखसियर। फिर आपका मोहम्मद शाह, मोहम्मद अहमद आलमगीर, मोहम्मद अहमद आलमगीर। तो आपका अहमद की बात करते हैं 1748 से 54 तक की है, और आपका आलमगीर दूसरा की बात करते हैं 1754 से लेकर 59 तक। सो गाइस, याद रखना आलमगीर दूसरा यहाँ, तो आलमगीर प्रथम किसको बोलते हैं सर? तो याद रखना भाई साहब, आलमगीर प्रथम जो है औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर प्रथम किसको कहा जाएगा? तो याद रखना है आलमगीर प्रथम जो है भैया, वो आपका औरंगजेब को कहेंगे, इसलिए यहाँ पे आलमगीर दूसरा की नाम है। फिर आपका शाह आलम दूसरी 1759 से 1806 तक रहेंगे। फिर आपका अकबर दूसरा रहेंगे 1806 से 1837 तक। और फिर आपका बहादुर शाह जफर, या बहादुर दूसरा भी बोल सकते हैं इसको, 1837 से 57 तक। और अंतिम मुगल शासक जो है आपका बहादुर शाह जफर थे। तो याद रखना है बहादुर जहांदर फर्रुखसियर, बहादुर जहांदर फर्रुखसियर, मोहम्मद अहमद आलम, शाह अकबर बहादुर दूसरा, मतलब शाह आलम दूसरा, अकबर दूसरा और आपका बहादुर दूसरा। ये आपका मुगल काल का अंतिम ताकतवर शासक कहेगा तो औरंगजेब के लगाना भैया, औरंगजेब के लगाना भाई साहब। और अगर बोलेगा मुगल काल का, सिर्फ बोलेगा मुगल काल का अंतिम शासक, तो जहांदर शाह, सॉरी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूसरा का नाम हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट हम एक एक सारे पॉइंट को डिस्कस करने का यहाँ पे हम काम करेंगे। अब सबसे पहले एक पॉइंट समझिएगा दोस्तों बहादुर शाह के बारे में। तो बहादुर शाह प्रथम जो है, इसको हम शाह बेखबर कहते हैं। शाह बेखबर मतलब समझते हैं ना, मतलब कि सारी काम हो रहा है और उसको कोई फिक्र नहीं है, तो उसको बोलते हैं शाह बेखबर। तो यही काम इसके साथ था, शाह बेखबर का काम ये था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एकदम बुढ़ारी में घिढ़ारी कर रहा था। देहात में कहावत है बुढ़ारी में घिढ़ारी करना, मतलब कि सबसे ज्यादा वृद्धावस्था में बादशाह बना था। एकदम बुढ़वा, 80 साल हो गया था, समझ रहे, दांत तो जिसको था कि नहीं भगवान जाने, 80 साल हो गया था। नीपू के बाबर नियन, हमारे पास एक नीपू बच्चा है ना, तो सादिक वृद्धावस्था में यह बादशाह बना था। साहू को कैद से रिहा कर दिया। साहू एक थे आपका मराठा में, उसको कैद से रिहा कर दिए। गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी के साथ युद्ध किया था। सिडनी ओवन एक इतिहासकार है, इसे अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में कुछ अच्छी बात कही जा सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था सिडनी ने। अब इसे बूढ़ा बादशाह भी कह सकते हैं, काहे कि बुढ़ारी में घिढ़ारी किया था, जिसको बोलते हैं बूढ़ा बादशाह। क्या बोलते दोस्तों? बूढ़ा बादशाह इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद जहांदर शाह आया। जहांदर से एकदम बकलोल था, एक लाल कुंवारी नामक वेश्या से आसक्त था। मतलब कि ये लाल कुंवारी नामक वेश्या से, वेश्या मतलब समझते हैं ना इसको, हमारे यहाँ सराय इसको बोलते हैं। तो वेश्या से ये फसल था। तो क्या फसल थी भाई साहब? लाल कुंवारी नामक वेश्या से इसको फसल थी, इसलिए इसके कहा गया लंपट मूर्ख। एकदम लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदर शाह से कृषक शोषणकारी इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजारा व्यवस्था का इन्होंने क्या किया था? आपका जो आपका शुरुआत के जो किसान के लिए शोषक का काम करते हैं। सैयद बंधु जी के समय थे। सैयद बंधु
दो भाई को कहा जाता है। ये दो भाई था, हुसैन खां, हुसैन अली खां और आपका अब्दुल्ला खां। ये दोनों भाई को आपका सैयद बंधु कहते हैं और इस सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठे थे और सैयद बंधु को मेडवल इंडिया का किंग मेकर कहा जाता है। आपका किंग मेकर सैयद बंधुओं को कहा जाएगा। आगे बात कर दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा राजा जो है इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं ने उन राजा को यही शासक बनाया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तीसरा की बात करते हैं। तो बात करते हैं फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर 1713 से 19 तक थे। अब यहाँ पे सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बना था। वही आपका जो अभी बताए थे, सैयद बंधु का दो नाम जो है, दो भाई का नाम है, एक का नाम है हुसैन अली खां या हुसैन खां या अब्दुल्ला खां। तो हुसैन खां और अब्दुल्ला खां दो नाम याद रखना है। अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी का पद इन्होंने दिया था। जयसिंह को सवाई की उपाधि दिया था और 1713 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दिया था और 1719 में सैयद बंधुओं बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसको क्या कर दिया, हत्या करवा दिया था। अब यहाँ पे सैयद बंधु को हत्या करवा दिया था, इसलिए इसे कहा जाता है घृणित कायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, घृणित कायर। तो हम घृणित कायर किसको बोलते हैं, तो याद रखना है फर्रुखसियर को। तीन बात याद रखना, बूढ़ा बादशाह, साहिब खबर, बहादुर शाह प्रथम को बोलते हैं और इसके पहले हम आपको एक और नाम बताए थे, लंपट मूर्ख जहांदर शाह को बोलते हैं और घृणित कायर हम बोलते हैं फर्रुखसियर के। एक है आपका मोहम्मद शाह, है ना, क्या दोस्तों, मोहम्मद शाह। ये 1719 में निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को मारा था। इसी साल में सैयद बंधु को मारा था कौन, निजाम उल मुल्क कब, 1719 में। अवध का सादत खां जो आपका ईरानी का था और हैदराबाद का चीन किलिज खां, निजाम उल मुल्क तुरानी और बंगाल में मुर्शिद कुल्ली खां, इसी के समय आपका स्वतंत्र राज का स्थापना किया था। इसीलिए इसको बोलते हैं रंगीला बादशाह, क्योंकि भाई साहब इनको कोई चीज़ का कमी, आराम से इसको शराब चाहिए, शबाब चाहिए, मस्त एकदम पड़ल, एकदम दारू रुपये के डम डम रहता। 1719 से कहाँ तक करता रहता, इसलिए बोलते हैं रंगीला बादशाह। इसके समय दो अटैक हुआ था, बहुत फेमस अटैक हुआ था। 1739 में ईरान के सम्राट नादिर शाह, इसे बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह क्या बोलते दोस्तों, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। और यही ईरान का जो आपका सम्राट था नादिर शाह, यही आपका अटैक किया था 1739 में। नादिर शाह तख्त ए हाउस या महूर या जिसको मयूर बोलते हैं, वह कोहिनूर हीरा ले गया था। तो याद रखना यही आपका नादिर शाह जो यहाँ से तख्त ए हाउस और आपका जो कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका अर्ण, जो हमें सबसे पहले कुछ फैक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो गाइस याद रखना है कुछ इसका और फैक्ट है। आलमगीर दूसरा की बात करते हैं। तो आलमगीर दूसरा के समय आपका हुआ था एक लड़ाई, प्लासी का युद्ध। कौन सा दोस्तों युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था। आलमगीर दूसरे के समय एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। आप सभी को पता है 23 जून 1757 में एक लड़ाई लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, या इसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। क्या, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, इसे हम बोल सकते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी के समय उस समय मुगल बादशाह जो है आलमगीर दूसरा था। आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब जो था, बंगाल के नवाब के विरुद्ध हुआ था और बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला। क्या नाम था दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध को लड़ा था। तो इसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गए थे। इस युद्ध को बोलते हैं प्लासी का युद्ध और उस समय मुगल बादशाह आलमगीर दूसरा था। नेक्स्ट बात करते हैं, शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में। अब यहाँ पे पानीपत का तीसरा 1761 में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध जो होता है वो आपका बिहार के बक्सर जिला में 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में हुआ था। इस समय आपका बिहार की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे। SMS कोडिंग इसका, एस होता है शाह आलम दूसरा, एम से होता है मीर कासिम और एस होता है अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और इधर से हेक्टर मुंडो लड़ा था। अंग्रेज की तरफ से कौन हुआ, हेक्टर मुंडो लड़ा था मेरे भाई। अभी हेक्टर मुंडो जीत गया था और SMS हार गया था। तो उस समय भी इसी के शासनकाल चल रहा था जब अपना हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था। अगला बात करते हैं दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा किसके बीच हुआ था, तो याद रखना मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर कितना आक्रमण किया, तो आपका 8 बार आक्रमण किया। शाह आलम द्वितीय जिसको हम लोग अली गौहर भी कहते हैं, अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ पे बक्सर का युद्ध के बाद
अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। याद रखना दोस्तों, इलाहाबाद की 2 संधि हुआ था, 12 अगस्त 1765 में और एक 16 अगस्त 1765 में। तो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी और दोनों में हस्ताक्षर किया था आपका शाह आलम द्वितीय। इसी के समय अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बादशाह बना। मतलब कि अंग्रेज ने कहा कि देखिए भैया शाह आलम द्वितीय जी, आप चुपचाप आराम से बैठिए और हमसे ले लीजिए पेंशन, और हर साल इसको 26 लाख पेंशन पर रख लिया। यहीं पे आपका 26 लाख क्या पेंशन पर रख दिया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। तो याद रखना दोस्तों, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया, किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया? तो याद रखना है शाह आलम दूसरा के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया, शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। अगला पॉइंट समझते हैं, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। एक नेक्स्ट जो राजा है अकबर द्वितीय, वो राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दिया था? राजा की उपाधि दिया था, तथा अपने केस लड़ने के लिए इंग्लैंड में वीजा भेजा था, जहां 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हो गई। मतलब कि यहाँ पे याद रखना, अकबर दूसरा जो है अंग्रेज भेजा था इसको, और इसको उपाधि दिया, राजा की उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को। 1835 में मुगल सिक्का चलना बंद हो गया। बार बार क्वेश्चन आता है कि मुगलों का जो सिक्का था वह कब चलना बंद हो गया? तो 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में मुगल सिक्का चलना क्या हो गया दोस्तों? मुगल सिक्का चलना हो गया बंद। बोलो कब हुआ बंद? तो याद रखना है गाइज 1835 में याद रखना है, 1835 में याद रखना है, मुगल सिक्का हो गया चलना बंद। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूसरा एक ही नाम है, अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया था। और रंगून जो है आज के म्यांमार है, और म्यांमार के पुराना नाम था वर्मा, और वर्मा की राजधानी था रंगून। और वहां से गाना आया था कि पिया गया रंगून और वहां से किया टेलीफोन, कहता याद सताता है आज ये घबराता है। ये गाना वहीं से आया था कि पिया गया रंगून और वहां से किया टेलीफोन। अब यहाँ पे म्यांमार का सबसे पुराना जो है आपका नाम क्या है? तो स्वर्ण भूमि नाम है, स्वर्ण भूमि इसका सबसे पुराना नाम है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी की बात करते हैं तो नई पैतावा, नई पैताव बोलना है, नई मौजा नहीं, नई पैताव बोलना है। और गड़बड़ा गया, आइए देखिए नीचे चल गया। आइए थोड़ा सा 2 मिनट ये था यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें हैं और हम टेक्निकल में थोड़ी कम जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं। मयूर जो आपकी बात करें दोस्तों, अगला है मयूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह के समकालीन थे, है ना। बहादुर शाह जफर ने लाल किले में हीरा महल बनवाया था और हयात बख्श बाग भी लाल किले में स्थित है। तो ये अपना खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? तो खत्म हो गया लगता है हमारे मुगलों का उत्तराधिकारी। कुछ और पॉइंट हम यहाँ पढ़ते हैं। मुगलों की उत्तराधिकारी के बाद जो है मुगल प्रशासन के बारे में चलते हैं, मुगल शासन व्यवस्था क्या क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले केंद्र था, है ना, ऊपर सबसे पहले केंद्र था, और उसके बाद सूबा था। सूबा मतलब प्रांत हम कह सकते हैं, इसको प्रांत बोल सकते हैं इसे हम लोग। फिर आपका सरकार थी, फिर आपका परगना या महाल था, दस्तूर था, फिर ग्राम या मावादा या डीह, है ना। अभी भी हम गांव बोलते हैं चल रे डीहा पर रे, मतलब गांव को डीहा बोलते हैं। तो ये आपका इतना एरिया है। केंद्र के नीचे सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर, ग्राम, मावदा या फिर आपका डीह की चर्चा यहाँ पे किया गया। अब पॉइंट समझते हैं। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। क्या? चकला। तो चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की थी शाहजहां का। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। तो इस समय मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उच्च सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया गया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। तो औरंगजेब के समय जो असद खान थे वो कितना साल तक दोस्तों? 31 वर्षों तक दीवान के रूप में क्या किया? आपका काम किया। नेक्स्ट बात समझते दोस्तों, मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। तो सेना को हर महीने वेतन जो है वह मिल पाता था मीर बख्शी के में। अब यहाँ पे मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुआ था। तो मुगल काल में रुपये का सबसे ज्यादा जो आपका व्यवस्था हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, औरंगजेब के समय हुआ था। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों 4 आना, 2 आना, 10 आना, 20 आना,
नाम सुने, 8 आना, हम लोग सुनेंगे 8 आना, 4 आना, ये सब आना सिक्के जो है वो आपका शाहजहां ने करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का ससम जो सोना का था, स्वर्ण के सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। आप सभी को पता है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, आपका तो चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में आपका 40 दाम होते थे, है ना। 1 रुपये कितना दाम, आपका 40 दाम होते थे। अगला पॉइंट समझिए दोस्तों, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त था। क्या, मुगल सेना 4 भागों में बटा हुआ था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना। तो सबसे पहले मुगल सेना 4 भागों में, पैदल, घुड़सवार, पैदल की बात करते हैं, घुड़सवार की बात करते हैं, तोपखाना की बात करते हैं और आपका हाथी सेना की बात करते हैं। तो ये आपका इसका 4 सेना थे। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में। सबसे पहले खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जिस पर राजा का खुद कंट्रोल था, राजा का खुद नियंत्रण था, उसे हम बोलते थे खालसा भूमि। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। अगर किसी भी मंत्री का, किसी भी लोगों का तनख्वाह, वेतन के बदले कुछ जमीन देते उसे बोलते जागीर भूमि। कहते तेरा बाप के जागीर हो रहे, बोला हाँ हमारा बाप के जागीर हो रहे, क्योंकि हमारा बाप एकरा पेमेंट के बदले लाया था। उसके बाद है संयूर गल एवं मदद एवं मस्सा, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ बातें थी दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे एक करके समझ सकते हैं, जिसमें कुछ नंबर आपका अकबर द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में हुआ। यहां से फैक्ट बन सकती है कि अकबर के द्वारा करोड़ी नामक की अधिकारी नियुक्ति कब हुआ था, 1573 में। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। औरंगजेब ने अपने प्रशासन काल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में आपका कृषक के 3 वर्गों में बांटा गया। तो याद रखना दोस्तों, मुगल काल में कृषक कितने भागों में बांटा, तो कृषक को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले खुद काश्त, एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाहिस काश्त, ये दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारिन, खुदाकस्त कृषक से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य किया करते थे। इस टाइप से कुछ बात थे। इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी है जो कि ना के बराबर पूछता है एग्जाम में, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट कभी कभी बन जाता है, एक नजर देख लेते हैं इसको भी, है ना। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं काल, सबसे पहले दोस्तों सूबेदार की बात करते हैं। तो प्रांतों में शांति स्थापित करने वाला या प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान को सूबेदार बोलते थे। दीवान की बात करते हैं तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवाने के प्रति जवाबदेह था। बख्शी की बात करते हैं, प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदारी की बात करते हैं, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। आमिल या अमलु गुजार की बात करते हैं, जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी थे। कोतवाल की बात करते हैं, नगर प्रधान थे। सिकदार की बात करते हैं, परगने के प्रमुख अधिकारी थे। आमिल की बात करते हैं, ग्राम कृषकों का प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान जारी करना था। मदद ए मास, सदर की बात करते हैं, लगानहीन भूमि का निरीक्षण था। मीर सम्मा सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान था। दरोगा ए डाक चौकी, सूचना एवं गुप्तचर विभाग के आपका ये प्रधान थे। तो इस प्रकार से आपका पूरे के पूरे आपका मेडवल इंडिया में आपका मराठा बोल दोस्तों, ये आपका मुगल प्रशासन कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ में हमने उत्तरवर्ती मुगल काल भी देख लिए। और इसी टॉपिक में एक और टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं, मराठा का उत्कर्ष। तो आइए समझते हैं मराठा के बारे में, क्या क्या मराठा है और मराठा में शिवाजी का नाम बहुत फेमस भी है। देखते दोस्तों मराठा के बारे में, शिवाजी के बारे में, मराठा का उत्कर्ष के बारे में अध्याय नंबर 22 की ओर चलते हैं। सभी लोग फटाफट अभी तक जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब जो बिहार करंट अफेयर भी शुरू होने वाला है, बिहार दुर्गा मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए, 67वीं बीपीएससी के लिए। तो आपका वहां पे भी करंट अफेयर क्लास भी आपका करना ना भूलिएगा, उसका भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे और सभी वीडियो अपलोड वहां पे हम कर देंगे। आइए दोस्तों चलते हैं, शिवाजी का परिचय या मराठों का उत्कर्ष आज कंप्लीट हो जाएगा आपका मेडवल इंडिया, और आज से हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। तो आइए दोस्तों, मराठा का उस साम्राज्य का संस्थापक जो है आपका ये शिवाजी थे। तो मराठा साम्राज्य संस्थापक का नाम क्या है दोस्तों, शिवाजी। बहुत फेमस रहे शिवाजी, मराठा साम्राज्य का संस्थापक। जन्म की बात करते हैं 6 अप्रैल
72 में 1672 में सिवनेर में हुआ था आपका इनका जन्म। और यहाँ पे पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई और पत्नी मैडम के नाम थी इनका साईबाई निबालकर, है ना, साईबाई निबालकर। गुरु का नाम था दादा कोंडदेव और इसका प्रभाव किस पर था, तो गुरु रामदास का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा था, है ना। राज्याभिषेक की बात करते हैं तो आपका रायगढ़ में 1674 में श्री गंगा भट्ट दो आपका की जो यहाँ काशी का एक प्रसिद्ध पंडित था श्री गंगा भट्ट के द्वारा इसका राज्याभिषेक कराया गया था रायगढ़ 1674 में। रायगढ़ 1674 में इसका क्या किया गया था, राज्याभिषेक कराया गया था। अब हम बात करते हैं प्रमुख अभियान का, मेजर कैंपेन का, किसका प्रमुख अभियान क्या क्या था। अब समझ दोस्तों, सबसे पहले इनकी हम कुछ बात करते हैं किसका प्रमुख अभियान किया गया था, तो आपका तोरण में सबसे प्रथम अभियान किया था 1644 में। 1656 में रायगढ़ की राजधानी बनाया था, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। 1656 में राजधानी कहां बनाया था, रायगढ़ को, क्या रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1665 में अफजल खां की हत्या बीजापुर में किया था और शाइस्ता खां को हराया था। 64 की बात करें, 1664 की बात सूरत बंदरगाह लूटा था और इसको सूरत बंदरगाह को दोबारा कब लूटा था, तो 1670 में, क्या 1670 में, मतलब दो बार सूरत को, दो बार, एक 64 में और एक आपका 1670 में। किसको लूटा दोस्तों, तो याद रखना है सूरत को लूटने का काम किया था। उसके बाद 1665 में एक संधि हुआ था, पुरंदर की संधि, 1665 में आमेर राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। अदर फैक्ट की बात हम करते हैं, अन्य तथ्य की हम बात कर लेते हैं, तो औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया था और शिवाजी बेचारा टपक गया था 1680 में, अर्थात शिवाजी की मृत्यु हुआ था 1680 में। शिवाजी का प्रशासन क्या है, यहां से भी कुछ सवाल बन जाते हैं, तो यहां से भी जो भी एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है फटाफट मैं इसको रिवीजन करा देता हूं। फटाफट सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, तभी तो मजा आएगा दोस्तों। अष्ट प्रधान की बात करते हैं, ये शिवाजी का बहुत फेमस रहा दोस्तों, अष्ट प्रधान। कौन प्रधान, अष्ट प्रधान जो है वो आपका शिवाजी का फेमस थे। इसके कि यहाँ 8 गो लोग रहते थे, इसको बोलते हैं अष्ट प्रधान। जैसे कि अकबर 9 लोग को नवरत्न कहा गया है, इसका में 8 लोग को अष्ट प्रधान कहा गया है। शिवाजी का मंत्रिमंडल था, इसमें राजा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था दोस्तों। अनुवांशिक नहीं था, अनुवांशिक समझता है कि अगर हमारा बाप ये अष्ट प्रधान में शामिल है तो तय है कि बेटवा बनता, तो अगर तय हो तो अनुवांशिक और तय नहीं हो तो अनुवांशिक नहीं हो, बात समझ ले। जिसके अभी डीलर साहब जो गांव में गल्ला वाला बढ़ता है, वो अगर डीलरवा मर गया तो अगर बेटा खुश जाता है, कोई बात नहीं, हम पढ़े तो नहीं पढ़े, हमारा बाप डीलर है, अरे बापा आज कल टपके करेगा तो हमरे होगा, एरा बोलते हैं अनुवांशिक, है ना। आइए दोस्तों, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ था। एक होता पागा सेना, पादा सेना नहीं, पागा सेना है, माफ करिएगा, है ना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक था। अब घुड़सवार करने में समझे, मतलब घोड़ा वोड़ा पर था। और एक था आपका सिलहदार, ये आपका अस्थायी घुड़सवार था। और एक आपका पैदल, तो पैदल जानवे करते हैं आपका पैदल सेना BMW, है ना, पैदल चलेगा उसको बोलते हैं क्या, BMW, 5 चरण पैदल, ये आपके है। शिवाजी के कर व्यवस्था की बात करते हैं तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था बनाया था। मलिक अंबर एक बहुत बड़ा फेमस थे पूरा वर्ल्ड में, उसी पर इसका टैक्स जो था तो आपका व्यवस्था था। टैक्स सिस्टम ऑफ शिवाजी बेस्ड ऑन द टैक्स सिस्टम ऑफ मलिक अंबर, क्या अंग्रेजी बोलते हैं, छाप देते हैं एकदम। चलिए दोस्तों, ये पीपीटी देख के बोल दिए। रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी नामक मानक घड़ी का प्रयोग का आरंभ किया गया था। तो रस्सी के यहाँ माप नहीं था, यहाँ पे एक आपका काठी मानक घड़ी का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट समझते हैं, शिवाजी के समय का कुल उपज का जितना भी आप उपजाए हैं, जितना भी आप धन को उपजाए हैं, 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मतलब दोस्तों कि अगर आप 100 किलो गेहूं उपजाए हैं तो 33 किलो शिवाजी का सरकार ले लेगा, यानी टैक्स के रूप में लेता है, जो बढ़कर बाद में 40% हो गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप 100 किलो गेहूं उपजाए हैं तो 40 किलो गेहूं सरकार ले ले तो राजा ले ले तो, ये इनकी बात थी। अब समझ दोस्तों, इसका जो आपका 2 गो टैक्स बहुत फेमस था, चौथ सरदेशमुखी, ये काफी फेमस है। किस देगा कि आपका निम्नलिखित में से चौथ और आपका सरदेशमुखी टैक्स जो है वह किसने लगाया था, तो शिवाजी का 2 टैक्स बड़ी फेमस है, चौथ और सरदेशमुखी। अब क्या क्या समझना, चौथ किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले ली जाने वाली रकम को हम चौथ बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए भैया ये हमारा घर है और हमारे घर में वो पड़ोसी घर है और खूब चोर आ रहा है,
तो हम कहली कि हम तो बरियार है ही हो, तोरो घारा हम अगोर देबो, लेकिन तोरा ओकरा पदे हमरा टैक्स देबो पड़ता। तो सेम काम यहाँ भी ऐसी था कि अपना साम्राज्य तो देख रहबे करा था, छोट मोट साम्राज्य किसी और को भी अगर सुरक्षा करना है तो कहता हम करेंगे, लेकिन हम टैक्स लेंगे। वो टैक्स कहता था चौथ कर। कौन कर? चौथ कर। किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले ली जाने वाली रकम को हम चौथ कहते थे। अगला है सर देशमुखी। क्या नाम है? सर देशमुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी समय को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहता है। कहने का मतलब यह कि इस कोई चीज पर अपना हक जमाता था और हक जमा कर दावा करते थे कि ये चीज हमारा है तो होता तो होता। इसको बोलते सर देशमुखी। देश मतलब देश के, मुखी मतलब अपने दावा के साथ। अगला पॉइंट समझते हैं। इसका अष्ट प्रधान की बात करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अष्ट प्रधान में। सबसे पहले एक दो पॉइंट याद रखना। पेशवा, जो कि आप प्रधानमंत्री था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत, जो कि सेनापति था, सैन्य प्रधान का हेड था। आमद थे, जो राजस्व मंत्री था और आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाकायन विश्व, यह आपका सूचना गुप्तचर संधि विग्रह का विभाग का अध्यक्ष था। एक था चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देता था, है ना। अगला सुमंत विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों की तिथि का निधान करता। पंडित जी कि कोई ना कहना सरस्वती पूजा, कहना लक्ष्मी पूजा, कहना दिवाली हो, ये सब बकलोल कहेंगे। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान था। तो आधा बेसी तो आपको ऐसे याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे की बात है। शिवाजी का उत्तराधिकारी की बात कर दोस्तों, शिवाजी जब से पता है कि शिवाजी के बाद पेशवा काम करते थे, है ना। तो पेशवा हम नेक्स्ट बात आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तराधिकारी संभाजी बने, राजा राम बने, शिवानी द्वितीय बने, शिवानी मैडम भाई और साहू बने, है ना। अगला देखते हैं संभाजी से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये सलाहकार थे, है ना। सलाहकार, इसका सलाहकार कवि कलश जो उज्जैन था, उज्जैन का था। अगला बात करते हैं छत्रपति की उपाधि लिया था। राजा राम छत्रपति को उपाधि लिया था और राजधानी सतारा बना था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ताराबाई का संरक्षण था आपका, मतलब शिवानी का द्वितीय जो है वो ताराबाई का संरक्षण था। अगला आपका साहू, कहने का मतलब कि शिवानी दूसरा का संरक्षण कौन था? ताराबाई। 1707 में साहू और यही ताराबाई के बीच लड़ाई हुआ था, खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। साहू के जीत हुआ और पेशवा का पद आरंभ हुआ और यहीं से इसका पेशवा चलना शुरू हो गया। क्या दोस्तों? आपका पेशवा चलना क्या हो गया? आपका शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे शासन कौन करेगा? तो अब शासन करेगा आपका पेशवा शासन करने वाला है ना। अब यहाँ पे तो आज की क्लास यहीं तक एंड होती है। शिवाजी का पेशवा जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न इंडिया में उसका थोड़ा बहुत लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे। सो आज आपको मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो गया। सो गाइस, आपको कैसा लग रहा है? हम मध्यकालीन इतिहास जो आपको पढ़ा दिए हैं, मजा लग ही रहा होगा। तो फटाफट कमेंट करिए ना। और अभी तक जो लाइक बिना सब्सक्राइब के लिए डेली क्लास आप देखते हैं, हमको लगता है, आपको लगता है कि हमको पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है कि कौन कौन हमारा सब्सक्राइब कैले है और कौन कौन ना कैले। आप लोग डेली पढ़ते हैं हमरा से, लेकिन सब्सक्राइब ना करते। भैया वो हाथ जो तरह विनती कर रही हो, एकदम कर देना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगला क्लास होगा शुरुआत मॉडर्न इंडिया से, मचेगा तहलका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। हो तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।